गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर इन। ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर इन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे को पता है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर हमारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है, एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर मान लीजिए हमें पता है कि हम डिपार्टमेंट नंबर 1, 2 और 4 के बीच में से कोई डेटा निकालना चाहते हैं। हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर इन का इस्तेमाल करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इन के इस्तेमाल के लिए जैसे यहाँ पे मेंशन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय योर डिपार्टमेंट आईडी इन D01, D02, D04। स्पेसिफिकली इन ऑपरेटर का इस्तेमाल इसलिए भी इस तरीके से किया जाता है क्योंकि जब हमारे पास में कोई रेंज अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों को जिन फील्ड्स के अंदर या जिन वैल्यूज़ के अंदर से हमारे को चीज़ें निकालनी है उनका हम नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये रेंज बड़ी, ये वैल्यूज़ बड़ी नहीं हो सकती हैं, 3 या 4 आपके पास अगर स्पेसिफिक है तभी आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको इसमें से डेटा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग इसका एग्जीक्यूशन MySQL कमांड लाइन क्लाइंट में देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीचर टेबल के अंदर हम लोग देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स के टीचर्स की डिटेल क्या रहेगी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर विद सब्जेक्ट इन फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स। या आप लोग स्पेसिफिकली 2 सब्जेक्ट्स को मेंशन करके यहाँ पे बता सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग इस मेंबरशिप ऑपरेटर इन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिजिक्स और मैथ्स और कंप्यूटर के टीचर्स हैं उन्हीं की डिटेल यहाँ पे इसमें डिस्प्ले हो रही है। वहीं इन ऑपरेटर को हम लोग नॉट इन करके भी देख सकते हैं, यानी कि हम स्पेसिफिकली जो इनकी डिटेल नहीं देखना चाहते, जैसे इस केस में हम डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2 की डिटेल नहीं देखना चाहते, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग नॉट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग नॉट इन के अंदर रखेंगे तो उस चीज़ को ये एक्सक्लूड कर देगा और बाकी की डिटेल्स हमें दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग इसी कमांड के अंदर फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ की डिटेल अगर हम नहीं देखना चाहते तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख सकते हैं नॉट इन फिजिक्स, कंप्यूटर एंड मैथ्स। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड करते हुए हमारे पास में यहाँ पे जैसे इंग्लिश और केमिस्ट्री के टीचर्स की डिटेल इसमें हमें शो करते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम लोग जिन चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो हम नॉट इन करके दिखा सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देखना चाहते हैं तो हम उसको इन ऑपरेटर की मदद से देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का काम होता है कि हम लोग अगर मान लीजिए डेटा को सॉर्ट करके देखना चाहते हैं, तो अगर हम डेटा को सॉर्ट करके देखना चाहते हैं तो हम ऑर्डर बाय एंड देन एट्रीब्यूट का नाम या कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप सिंपली ऑर्डर बाय एंड एन एट्रीब्यूट नेम मेंशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अदरवाइज अगर हमारे को उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी कि A से Z नहीं, Z से A की शेप में आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप DESC डेस्क अगर आप लिखेंगे ऑर्डर बाय देन एट्रीब्यूट नेम एंड देन DESC, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करके दिखाएगा। तो जिस कॉलम को आप यहाँ पे देंगे, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी लिखा गया है, तो इस सैलरी के बेसिस के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटने से बढ़ने की कम से ज़्यादा की तरफ, ये हमारे को सैलरी के बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करेगा। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो 10,000 से शुरू करते हुए ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 60,000 पर जाएगी। तो यहाँ पे सैलरी जो कॉलम है वो एक तरीके से डिटेल को होल्ड कर रहा है। वहीं अगर आप एम्प नंबर देखें तो एम्प नंबर जो है 101, 107, 104, यहाँ सॉर्टिंग नहीं है। सॉर्टिंग यहाँ सैलरी वाले कॉलम के ऊपर है और उसके बेस पे ये चीज़ हमें दिखा रहा है। जैसे अगर हम उसको अपने एग्जाम्पल में देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में एक टेबल है टीचर सैलरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सैलरी। अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे टीचर की सैलरी दी हुई है, ठीक है। अगर हम इस सैलरी के बेसिस पे या बोनस के बेस पे अगर हम लोग इसको
सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सैलरी ऑर्डर बाय सैलरी। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो पिछला आउटपुट था उसमें पहला रिकॉर्ड था हमारे पास में TID 10 और 7500 पहली सैलरी थी, मगर वहीं अब TID 335 हो गया और सैलरी 4000, क्योंकि अब यहाँ पे सॉर्टिंग जो है वो सैलरी के बेसिस पे है, तो इस वजह से ये 4000 से 8500 हमारे पे यहाँ पे सैलरी दिखा रहा है। वहीं अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप लिखेंगे ऑर्डर बाय सैलरी एंड देन DESC, तो इससे क्या होगा कि कंपाइलर को पता चलेगा कि अब आप डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके से DESC मेंशन करेंगे। अब देखिए जो हाईएस्ट पेड सैलरी थी 8500 और TID 105 था, जो कि यहाँ पे लास्ट में था, वो सबसे ऊपर आ गया, और जो सबसे पहला कॉलम था 335 वो 4000 सैलरी के साथ में सबसे नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें भी हम अगर स्पेसिफिकली जो कॉलम हम मेंशन कर रहे हैं उसके लिए इस पर सॉर्टिंग करके निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको फिर से एक चीज़ दिखाता हूँ कि इससे टेबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। जैसा हमने डिमांड किया डेटा हमारे को उस तरीके से शो कर दिया, और इससे टेबल के डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सैलरी करेंगे तो हमारे पास में वही डेटा दोबारा से निकल के आ जाएगा जो ओरिजिनल था। ये देखिए सबसे पहला रिकॉर्ड 7500 का TID 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के डेटा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बस प्रेजेंटेशन में हम लोग जो चीज़ देखना चाहते हैं कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से हम उसको निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, हैंडलिंग नल वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया था, नल एक ऐसी वैल्यू है जो ना तो कैरेक्टर है ना ही इंटीजर है, यानी कि ना तो हम उसके साथ में किसी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ना ही हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू को उसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो जैसे बताया भी गया था आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम टेबल के अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते हैं तो नल ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड रहता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रहती है, ठीक है। अब इस नल को चेक करने के लिए हमारे पास में एक इज नल ऑपरेटर होता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे किस किस कॉलम की रो के अंदर नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे इस एग्जांपल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल, तो जिस जिस जगह पे नल वैल्यू थी उस जगह पे यहाँ पे नल वाली वैल्यू के हिसाब से हमारे पास में डेटा दिखाई देने लग जाता है। इसको हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी इस पर्टिकुलर केस में टीचर सैलरी के अंदर हमारे पास में किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी रो के अंदर नल वैल्यू नहीं थी, हमने स्पेसिफिकली क्या किया, एक पर्टिकुलर टीचर ID जिसको हमने जिसके अंदर हमने बोनस को नल से सेट किया। तो बोनस को नल से सेट किया था। हम अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें, जिसमें मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल को दिखाने के लिए अपडेट टीचर सैलरी सेट बोनस इक्वल्स टू नल वेयर TID इज इक्वल्स टू 10। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद में हम लोग एक अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो TID वेरिएबल है 10, उसके अंदर बोनस के अंदर नल वैल्यू है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे किस रो के अंदर नल वैल्यू है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस कमांड को रन करें, वेयर TID इज नल, अगर हम इसको अब रन करते हैं तो हमारे पास में सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई। अगर यहाँ पे हम लोग
TID नहीं, बोनस इज नल को चेक करेंगे। TID की तो वैल्यू है, इसी वजह से वो ब्लैंक रिटर्न हुआ, वेयर बोनस इज नल। तो यहाँ पे हमारे पास में इस पर्टिकुलर रो का डेटा आ जाएगा जिसके अंदर हमने बोनस को नल से इक्वलेंट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी वैल्यू नल डली हुई है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, हम लोग नॉर्मली वेयर के साथ में एट्रीब्यूट नेम और इक्वेट करने के लिए इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बट नल को हम लोग इस तरीके से इक्वेट करके नहीं चेक कर सकते, इसलिए यहाँ पे इज नल करके जो ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा वेयर बोनस इज नल, और अगर एक से ज़्यादा डेटा हमारा इस तरीके का है जिसके अंदर नल वैल्यू है और हम स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर रो को टारगेट कर रहे हैं या दो रो को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसके साथ में एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा एंड TID इज इक्वल्स टू 10, तो ये हमारे को वो वैल्यू निकाल के देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी कि TID 10 है और बोनस नल है। अदरवाइज अगर मान लीजिए हम लोग इसको किसी और वैल्यू के साथ में ट्राई करते हैं, जैसे सपोज TID 441 देते हैं, तो ये 441 के केस में हमारे पास में क्योंकि दोनों कंडीशंस मैच ट्रू नहीं हो रही हैं, इस वजह से हमारे को एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा कि TID 441 और बोनस इज नल, ये दोनों चीज़ें ट्रू नहीं है। और TID 10 और बोनस इज नल ये ट्रू है, इस वजह से हमारे पास में एक रिकॉर्ड को यहाँ पे इसने रिटर्न किया। वहीं हम लोग इसको इज नॉट नल के साथ में भी चेक कर सकते हैं, मतलब हमारा जो ऑपरेटर है वो इज नॉट पे भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इज नॉट नल एंड TID इज इक्वल्स टू 441 अगर हमने ये वैल्यू दी, तो यहाँ पे हमारे पास में 441 का रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो नॉट नल है, यानी कि इसके अंदर वैल्यू है बोनस की वैल्यू 1516 दी हुई है और TID की वैल्यू 441 है। ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हुई तो इसने हमारे को रिकॉर्ड निकाल के दिया। तो इस तरीके से हम लोग इज नल एज वेल एज इज नॉट नल दोनों चीज़ों को चेक करके और कर सकते हैं। इज नॉट नल इंडिपेंडेंट भी चलेगा और इज नॉट नल एंड या और ऑपरेटर के साथ में भी काम करेगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का। सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं और आपको एग्जैक्ट नाम नहीं पता, जैसे हम लोग विंडोज़ में फाइल को सर्च करते हैं तो हम लोग स्टार का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपको पहला अल्फ़ाबेट पता था, उसके बाद में आप लोगों को नहीं पता था कि उसका नाम क्या था पर्टिकुलर फाइल का, तो आप लोग क्या लिखते हैं उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट एंड देन स्टार। या अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप स्टार डॉट स्टार का इस्तेमाल करते हैं, यानी ना तो आपको फर्स्ट नेम पता है ना उसका एक्सटेंशन पता है। यहाँ पे इसी तरीके की चीज़ों को सर्च करने के लिए सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग के अंदर हमारे पास में दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है, एक है परसेंटेज, दूसरा है अंडरस्कोर। परसेंटेज जो है वो 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, वहीं अंडरस्कोर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और हमारी सर्चिंग में मदद करता है। यानी कि अगर आपको एक अल्फ़ाबेट की दिक्कत है तो आप लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कितने अल्फ़ाबेट्स थे तो आप परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर दिखाया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट पता था मगर उसके बाद कितने अल्फ़ाबेट हैं, यानी कि ई नेम के अंदर ए से स्टार्ट होने वाले कितने एम्प्लॉई हैं और उनका नाम अलग अलग वेरी कर सकता है, किसी का नाम 3 अल्फ़ाबेट का, किसी का 10 अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिंगल कोट्स के अंदर ए एंड देन परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल किया है। तो उससे जितने भी एम्प्लॉय जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था उनकी नाम की लेंथ नहीं पता थी आपको, तो आप ए परसेंटेज सिंबल करके उसको ढूंढ सकते हैं। वहीं परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल अगर मान लीजिए आपको लास्ट का अल्फ़ाबेट पता है तो आप परसेंटेज एंड देन लास्ट का अल्फ़ाबेट जो आपने मेंशन किया और उसको भी आप लोग एंड या और ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कोड में। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम देते हैं सेलेक्ट स्टार टीचर और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट नेम है
उसमें आर नाम से 3